जोहार। झारखंड न्यूज़ 9 के सभी दर्शकों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ ऐसे शख्सियत हमारे बीच उपस्थित हुए हैं जिनको झारखंड के क्षेत्रीय सिनेमा इंडस्ट्री में कोई पहचान के कोई मोहताज तो नहीं है, लेकिन हमारे बीच काफ़ी कीमती समय निकाल के हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, सुरेंद्र सर जी, आपका इस हमारे विशेष कार्यक्रम में। हम चाहेंगे कि एक बार दर्शकों को आप अपना परिचय दे दें। सबसे पहले मैं जोहार बोलना चाहूँगा पूरे झारखंड वासियों को, पूरे देशवासियों को, यानी कि मेरे परिवार की तरफ से आप सभी और मेरे टीम की तरफ से सभी लोगों को, आप सभी दोस्तों को जोहार। और चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को हमारी झारखंड न्यूज़ 9 की तरफ से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने जो काम किया है इस 26 जनवरी को जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जो आयोजित एक कार्यक्रम हुआ था हमारे दिल्ली में, और आप लोगों ने उस कार्यक्रम में आपकी पूरी टीम ने प्रथम पुरस्कार जीता। इसके लिए पुनः आपको बधाई। और हम जानना चाहेंगे सर कि आप लोगों की आपका उस पूरे झांकी के दौरान आपका क्या योगदान रहा। सबसे पहले अगर योगदान की बात करें तो एक ऐसे शख्स थे मेरे जीवन में, मैं उनको पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि अजय मैं सुरेंद्र कुजूर सभी जानते हैं, इसके ब्रदर के नाम से जानते हैं, लेकिन जो पहला श्रेय मैं देना चाहूँगा वो संस्था है माँ शारदा संगीत संस्थान, और जिनके डायरेक्टर हैं अजय कुमार जी, जिन्होंने ये कहा था, अभी भी याद है, और कभी भी अगर जीवन में उस बड़े मंच में बोलने के लिए ज़रा से मेरा झिझक नहीं होगी। उन्होंने कहा था कि दादा पूरे जीवन आप पूरे ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपनी भाषा, अपने क्षेत्रीय सिनेमा और म्यूजिक इंडस्ट्री में आप काफ़ी सक्रिय हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप उस प्लेटफॉर्म में जाएं। राष्ट्रीय स्तर की जो हमारी संस्थान है माँ शारदा संगीत संस्थान, ये आपके लिए मंच दे रही है, आप आगे बढ़िए, और मुझे खुशी होगी कि आप उस मंच पे सबसे आगे होंगे। तो जैसा उन्होंने कहा, सबसे आगे ढाक बजाते हुए मैं ही दिख रहा हूँ, ये इसलिए मैं माँ शारदा संगीत संस्थान और श्री अजय कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू। और आपने अजय सर का नाम लिया तो हम एक इसमें जानना चाहेंगे कि हम पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, या फेसबुक की बात करें, यूट्यूब की बात करें, या फिर इंस्टा या फिर प्रिंट मीडिया के माध्यम से, जहाँ तक अभी हमें एक खबर चली है कि इस पूरे कार्यक्रम में सबसे बड़ा योगदान आपका था। ऐसा तो नहीं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है। फिर मैं बोलना चाहता हूँ, जब भी योगदान की बात होती है तो सबसे पहले माँ शारदा संगीत संस्थान को ही जाएगा, और अजय कुमार सर को, जिन्होंने इतने विश्वास के साथ हम जितने भी कलाकार झारखंड से चयन करके और जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए जो बुलाहट थी, उन्होंने हमारे लिए वो अवसर प्रदान किए। और स्पेशल थैंक्स टू सेकेंड मैं देना चाहूँगा जनजातीय कार्य मंत्रालय को, जिन्होंने हम जैसे कलाकारों के लिए वो सुअवसर प्रदान किए। जी। और अजय सर हमारी जिम्मेदारी टीम लीडर थे। अजय टीम लीडर हमारे पूरे ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग थी, जो कि 3 बजे 4 बजे उठा देना और नाश्ता, नहाना धोना, और एक आर्मी की तरह उस दिन हमें ये लगा था कि आर्मी जितने कमांडो फोर्स हैं देश के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उस दिन मतलब ये एहसास हो गया कि हम भी अपनी संस्कृति के लिए एक योद्धा बनकर हम उस कर्तव्य पथ से हम इंडिया गेट तक हम लोग। नहीं, आपने अपने शुरुआती दौर से आपने 2-3 बार अजय सर का नाम लिया। हम क्लियर प्रॉपर तरीका से जानना चाहते हैं, हम अपने दर्शकों को बतलाना चाहते हैं कि अजय सर की इसमें शुरू से अंतिम तक क्या क्या उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं रहीं। सबसे पहले तो जितने भी कलाकार गए हम लोग, और अजय सर एक ऐसे शख्सियत हैं और नेकदिल इंसान हैं, और वो संस्था चलाते हैं माँ शारदा संगीत संस्थान, जो बहुत एक तरह के स्कूल है, जिसमें कि क्लासिकल डांस स्कूल या क्लासिकल गीत संगीत बहुत सारे बच्चे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो उन्हीं के संस्था के थ्रू हमें ये ऑफर मिला। जी। और पहले भी मैं पीछे बोल चुका था कि अजय कुमार जी ने हमें अप्रोच किए, मतलब हम न्योता दिए कि दादा आप इतने सालों से आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन आपको वो मंच नहीं मिल पाया। मैं
माँ शारदा संगीत संस्थान से एज ए डायरेक्टर अजय कुमार मैं वो मंच दे रहा हूँ, ताकि आप उस मंच पर जाएं और राष्ट्रीय स्तर के मंच पर जाएं, ताकि आपका नाम आगे बढ़े, झारखंड के नाम रोशन हो। और यही है यार, जो उन्होंने वादा किए थे उन्होंने पूरा किया। और जैसे आपने कहा कि मेरा नाम पर्सनल व्यक्तिगत ये जीत नहीं है। अगर जीत हुई है तो पहला श्रेय मैं फिर से देना चाहूँगा जनजातीय कार्य मंत्रालय को, दूसरा श्रेय माँ शारदा संगीत संस्थान को, इसके बाद कलाकार और इसके बाद जितने भी शुभचिंतक भाई बंधु दोस्त यार हैं उनको जाता है। जी बिल्कुल सही कहा कि एक टीम वर्क होता है और टीम में हर कलाकारों की एक अलग अलग भूमिका होती है। आप सबसे पहले वहाँ ढाक बजाते स्टार्टिंग में आप दिख रहे थे, उस समय का माहौल कैसा लगा कि मतलब लाखों की संख्या में दर्शक देख रहे हैं और आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी एक संस्कृति को, उस समय का एक जो माहौल होता है एक दिल में कैसा लगा चारों तरफ का माहौल देखकर आपको? ढाक की भी कहानी है। बेसिकली मैं ढाक बजाने नहीं गया था। अच्छा। मुझे धरती आबा बिरसा मुंडा जी का रोल प्ले करना था, तीर धनुष लेकर के हमको खड़ा रहना था जी। और मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। मेरे बड़ी बड़ी बाल थी और मैंने फ़ोटो, अजय सर बोलेगा आपका सुरेंद्र जी आपका फ़ोटो भेजिए, तो मैंने फ़ोटो अजय जी सर को भेजा और अपने माँ शारदा संगीत संस्थान के थ्रू वो आगे भेजे मंत्रालय, तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर जब वहाँ जाने के बाद पता चला कि मैं सुरेंद्र को मैं खड़ा करूँगा तब पर भी छोटा ही लगेगा। अच्छा। और हम आबा धरती आबा बिरसा मुंडा जिनकी इतनी बड़ी उनकी सोच थी, उनकी सोच के समय मतलब हम छोटा दिखाना नहीं चाहते, हम बड़ा भव्यता दिखाना चाहते हैं, बड़ी सोच। तो उन्होंने फिर वो उनकी धरती आबा की एक मूर्ति बनाई गई है, देख रहे होंगे कि बड़े लेवल में बना हुआ है, और जिसमें एक संदेश था, जल जंगल जमीन। जल भी दिख रहा था, जंगल भी दिख रहा था और जमीन भी दिख रही थी। तो उस सर ने मतलब डिजाइन किए थे और ढाक का सवाल बताए, तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अच्छा। जो मेरा रोल था वो कट हो गया। सर बोले कि सुरेंद्र जी अब तो ढाक बजा लोगे ना। तो ये ढाक मैंने जितने भी लेदर आइटम है, नगाड़ा, ट्रिपल, थुम्बा, मांदर, ढाक, ढोल, मैं गांव में ही सीख लिया था। अच्छा। और उस ढाक की वजह से मैंने वो कर्तव्य पथ से बजाते हुए, लीड करते हुए मैं इंडिया गेट तक आया। और थैंक यू, आज जो लोग, उनके लिए हम प्रेरित करना चाहते हैं, जो लोग अपनी म्यूजिक, अपनी वाद्य यंत्र, लोक वाद्य यंत्र से प्रेम नहीं करते, या ढोल, ढाक, सहनाई या मांदर। आज देखा जाए हर कम्युनिटी ढोल, ढाक और सहनाई के बगैर कोई रस्म नहीं होता है। बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु तक, मतलब अंतिम उनके विदाई तक वो म्यूजिक, वो इंस्ट्रूमेंट का मतलब बहुत बड़ा महत्व है। उनके म्यूजिक के बगैर आपका शादी नहीं होता है। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं जब हम समाज में जाते हैं तो ये लगता है हमें कि इतने जो म्यूजिक बजाते हैं उनको बहुत तिरस्कृत रूप में, छोटे रूप में देखते हैं, ये छोटे जाति के लोग हैं म्यूजिक बजाते हैं। ये बिल्कुल सही कहा कि बहुत ऐसे जगहों पे हमने देखा है कि जब ढाक बजाने के लिए लोग कोई आते हैं तो उन्हें जिस तरह से अपने लोगों का नज़रिया जो होता है वो थोड़ा सा देखने से पता चल जाता है। लेकिन दर्शकों को ये जरूर कहेंगे कि देखिए, नज़रिया ही इंसान को छोटा करता है, नज़रिया ही इंसान को बड़ा बनाता है। तो इसलिए अपने नज़रिए को हमेशा बड़ा रखना है और कलाकार को हमेशा सम्मान की दृष्टि से ही देखना चाहिए, क्योंकि उसमें वो कला है, तब तो वो कर पा रहा है। हर चीज़ नहीं काम कर पाता है। लेकिन जो आपने ढाक का जिक्र किया, आपको तो ये संयोग नहीं लगता है कि बचपन में ढाक बजा रहे थे और वही ढाक से आज फर्स्ट पुरस्कार भी जीत लिए? ये ढाक का फिर बार बार मेरी जीत नहीं है। मैं उन लोगों की जीत बोलना चाहेंगे जो हमारे साथ निस्वार्थ भाव से हमें ये मौका दिए। पूरे टीम की जीत हुई और जितने भी भारतवासी या जितने भी हमारे जो झारखंड के दर्द को समझने वाले जो हमें सपोर्ट किए, ये जीत उन भाई बहनों की है। और जैसे ढाक बोले तो कि कभी भी सोशल मीडिया में ढोल, ढाक, नगड़ा, सहनाई बजाते हम दिखते हैं, उसके पीछे ये रीजन है। ये रीजन कभी नहीं कि मैं अजय बहुत अच्छा जानता हूँ, वो रीजन नहीं है। मतलब मेरा ये उद्देश्य रहता है कि हमारे आने वाला पीढ़ी एक प्रेरित होकर वो भी गर्व से अपना ढाक को टंगाए, वो गर्व से अपना नगाड़ा को टंगाए, वो गर्व से अपने मांदर को बजाए और गर्व से सहनाई को अपनाए। अब अगर एक छोटी सी सवाल, अगर बड़े मैदान में अगर दुनिया के सारे इंस्ट्रूमेंट को रख दिया जाए और आज की युवा पीढ़ी को बोलेंगे आप भाई सेल्फी खिंचा लो, तो आपको क्या लगता है कि किसको पकड़ के ज़्यादा सेल्फी खिंचाएंगे? सही कहा। हमको लगता है या ड्रम सेट में बैठेंगे या तो गिटार बैठेंगे या वायलिन पकड़ेंगे। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रभाव है मीडिया, सिनेमा को, जिन्होंने उस वाद्य यंत्र को इंटरनेशनल लेवल में इतनी
बेहतर ढंग से प्रस्तुति किए हैं कि सब दीवाने हैं उस वाद्य यंत्र के। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है, जिसको हमारे वजूद कहा जाता है, जो हमारी विरासत में मिली है, आज तक किसी सिनेमा या कोई साहित्यकार या कुछ ऐसे पर्सन ने उनको आज तक प्रेजेंट नहीं कर पाए, जो कि वो वाद्य यंत्र हमारी युवा पीढ़ी के दिलों में वो बस जाए। और हम लोग जब वहाँ जाने के बाद में हम लोग संकल्प भी लिए हैं कि बहुत जल्द हम एक फोक बैंड बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिदम ऑफ ट्राइबल। चलिए, तो ये हम लोग बहुत जल्द लेके आ रहे हैं, और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट पीछे होंगे और सारे जो लोग वाद्य यंत्र वो सबसे आगे होंगे। थोड़ा सा आपके पीछे में मतलब विषय में भी थोड़ा सा हम पीछे आएंगे। आप कैमरामैन भी काम करते हैं, गाने भी लिखते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, एज एक्टर भी काम करते हैं, पूरे मतलब मल्टी टैलेंटेड है, मतलब भगवान मतलब पूरा मिक्सअप करके आपको भेज दिया है। ऐसा बहुत अच्छा सवाल आपने किया, लेकिन स्थिति परिस्थिति जो है ना, हालात जो इंसान को नए नए तरीके मतलब ईजाद हो जाते हैं ना, वही मेरे साथ हुआ। क्या है कि बेसिकली मैं एक्टर बनने आया था रांची। मेरे बचपन से देखिए, मेरा यहाँ से रांची से 125 किलोमीटर मेरा दूर गांव है बालूमाथ महुआ टांड, जो कि एक समय में काफ़ी बदनाम इलाका जाना जाता था, उग्रवाद है, ये है। हाँ। लेकिन उस गांव में अच्छे इंसान भी हैं, अच्छे कलाकार हैं, इस नज़रिए से लोग नहीं देखते थे। लोग हमेशा जब भी किसी बात करता बालूमाथ, अरे इधर तो ये है वो है, हत्या होती है, मर्डर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ भी बहुत अच्छे इंसान बसते हैं, वहाँ भी लोग हैं। मैं वहाँ से पैदल 20-25 किलोमीटर स्कूल आता था, और लेकिन पढ़ने में कमज़ोर होने की वजह से पढ़ने में मन भी नहीं लगता था, और म्यूजिक के प्रति काफ़ी मेरी लगाव थी। तो मैं शादी ब्याह में जाता था तो ढोल बजता था ना, तो मुझे सीखना था, तो ढोल बजाने वाले के साथ में बजाने लगता था। अच्छा। कभी पत्थरों से म्यूजिक बजाते थे। तो ये अभी हमको एहसास हो रहा है कि ये जो कला थी मेरा बचपन में ही इनबिल्ट, हाँ, पूर्वजों के द्वारा वो ऑलरेडी आ चुका था, जो कि हमें आगे बढ़ाने के लिए कोई लोग नहीं थे। और मेरे पापा मतलब एक खून में बसा हुए कलाकार थे, दिन रात गाने म्यूजिक से जुड़े रहते थे। मैंने रांची आया एज एक्टर बनने के लिए, और मज़े की बात है कि हमको भैया नैनीताल ले जाना चाहते थे, दीदी खिलाड़ी पढ़ने वाले, लेकिन मैं बोला कि नहीं, खिलाड़ी और नैनीताल में नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो रांची इसलिए आना चाह रहा था कि रांची में ही से टेलीकास्ट होता था दूरदर्शन का रेडियो स्टेशन था, तो हमको बस यहीं आना था, जहाँ हमको लगता था यही हमारी मंजिल है। तो मैंने शुरुआत यहाँ से किया, और जिस समय नॉलेज भी नहीं थी उस समय हम लोग वो फिल्म बना दिए थे रूप तोड़, हाँ, जिन्हें अभी जिक्र किया था। तो मैंने एक जुनून सीखा, और उस समय में हमारे पास कोई दिशा निर्देश वाले सही व्यक्ति नहीं थे, तो शायद हमें इतने लंबे जो दूरियां सफ़र करने की ज़रूरत पड़ी, शायद हम कम हो जाता। अच्छा। और बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहेंगे, बाकी आपके सौंपते हैं आप। बहुत से नए युवा भी हैं जो इस लाइन से जुड़ना भी चाहेंगे, तो ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसका भविष्य क्या है, क्षेत्रीय सिनेमा का भविष्य क्या है, कहाँ तक इसका सफ़र हो पाएगा, इसमें क्या बदलाव लाने की आवश्यकता है कि ये अपने मुकाम तक पहुँचे। एक बहुत अच्छी सवाल कहा आपने, और हो सकता है मेरी सोच गलत हो सकती है, लेकिन मैं अपने तरीके से बोलता हूँ। वहाँ से स्टार्ट करते हैं जब झारखंड राज बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किया, जी बिल्कुल, और राज के लिए कितने लोग कुर्बानी कर दी, कितने अपनी जान की आहुति दी थी। वो आहुति इसलिए दी थी कि एक झारखंड की संपूर्ण विकास हो, ये परिकल्पना थी लोगों की। लेकिन अभी के परिवेश में हमारा राज्य अलग हो गया, सब चीज़ अलग हो गया, लेकिन जब हम फिर पन्ना पलटते हैं तो जहाँ चले थे वहीं हम हैं, ऐसा लगता है। जो अधिकार की बात करते हैं, जो हक की बात करते हैं, जो विकास की बात करते हैं, तो विकास तो हो रहा है, लेकिन जो व्यक्तिगत जो हम आम नागरिकों को होना चाहिए, चाहे किसी भी फील्ड के हो, जैसे रोजगार हो, किसान हो, कलाकार हो, एक्टर हो, जो भी हो, तो जो संपूर्ण विकास की जो परिकल्पना थी झारखंड राज्य अलग होने की, वो दिखाई नहीं पड़ता है। बस एक चारागाह बन गया है कि कोई भी जानवर आके यहाँ से चर के और पेट भर के और निकल जाए, झारखंड में सिर्फ गोबर ही फैला के चले जाए। चारागाह बना दिया। हाँ, मतलब हकीकत ये। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐसी नीति की जरूरत है जो कि यहाँ के जो ओरिजिनल जो बसिंदा हैं, जो लोग हैं, हम किसी से इग्नोर नहीं करते हैं। पूरे देश सभी लोग झारखंड में स्वागत है, सभी लोग बढ़ाएं। हम ये कभी नहीं बोलेंगे आप कुड़ुख में फिल्म मत बनाइए, आप बनाइए, वेलकम है। हाँ, आप हम संथाली में बनाइए, वेलकम है बोलेंगे। लेकिन कुछ लोग हमेशा ये जरूर सुने होंगे कि हर 10-20 किलोमीटर में भाषा चेंज हो जाती है। और झारखंड की तो एक खासियत है कि आप 3 किलोमीटर में उसकी संस्कृति, सभ्यता, बोली में हल्का फुल्का आपको बदलाव दिखते ही जाएगा। तो इसकी यही खूबसूरती भी है। तो इसको हम ये बोलना चाहते हैं कि
फिल्म की बात की है कि बहुत लोग बोलते हैं कि डिफरेंट लैंग्वेज है, तो हम ये बात करना चाहते हैं कि वो भाषा में प्रॉब्लम नहीं है, भाषा में प्रॉब्लम कहीं से नहीं है। हम आप उदाहरण जानना चाहेंगे, देना चाहेंगे, साउथ का फिल्में देखते हैं, बिल्कुल, ईरानी फिल्म देखते हैं, जापानीज देखते हैं, कोरियन फिल्म देखते हैं, और हबसी साउथ अफ्रीका लोग का देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया, मतलब जितने वर्ल्ड की फिल्में हम लोग देखते हैं, तो कहीं तो ऐसे भाषा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है बता दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन में है। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रेजेंटेशन में इन द सेंस सिर्फ एज ए एक्टर नहीं होता है, प्रेजेंटेशन वहाँ शुरू होती है जिस दिन आप कहानी लिखना शुरू किए। वो राइटर की भी प्रेजेंटेशन बहुत मस्ट होना चाहिए। हम डायलॉग की बात करते हैं, डायलॉग में प्रेजेंटेशन वही होनी चाहिए जो यहाँ से मिट्टी से जुड़ा हुआ हो। तो प्रेजेंटेशन के मतलब ये हुआ कि अभी मतलब फिल्म प्री प्रोडक्शन से लेके पोस्ट प्रोडक्शन तक, इसके बाद मार्केटिंग तक, ये भी एक बहुत बड़ी हमारी प्रेजेंटेशन की गिनती में आता है। अभी जैसे फिल्में बनती हैं तो हम बहुत सारे लोग दिग्भ्रमित कर दे रहे हैं कि सादरी नागपुरी फिल्म, तो अब बताइए कि हमारे आने वाले जनरेशन में क्या स्थिति होगा। वो सादरी में बोलेगा कि नागपुरी में बोलेगा, उसको खुद कंफ्यूज हो रहा है कि हम किस जोनर में हैं। तो यहाँ भी हमें लोगों को एकदम क्लियर करने की ज़रूरत है। दूसरा, जब भी हम भाषा सिनेमा, चाहे हम भी त्रुटि मेरे अंदर भी हो सकती है, जब भी भाषा की बात हो, ओरिजिनल सिनेमा की बात हो, तो यहाँ का मिट्टी की सुगंध आनी चाहिए। ना तो फिल्म फ्लॉप, बहुत सारी फिल्में आई और फ्लॉप हो गई। फ्लॉप होने का सीधा कारण है कि यहाँ की मिट्टी से कनेक्शन नहीं है, वो फीलिंग्स नहीं है। चलिए, फिल्म नीति की बात तो अब बहुत लंबा हो जाएगा। अब नए युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश? चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं युवा पीढ़ी को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी सोशल मीडिया हर जगह सोशल मीडिया एक दबदबा है। जी। हमारा गांव में भी अखड़ा कॉन्सेप्ट था, जो अखड़ा एक हमारे एक स्कूल था, जो संस्कृति का हमारा एक स्कूल था, वो खत्म हो चुका है। जी। तो आज का जो हम अखड़ा कॉन्सेप्ट हम समझते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म को, वो भी हमारा अखाड़ा है। चाहे यूट्यूब बोलें या गूगल बोलें, फेसबुक बोलें या इंस्टाग्राम बोलें, ये भी हमारे लिए अखाड़ा है। अगर इस अखड़े में अपनी भाषाओं की चीज़ों को अगर नहीं रखते हैं तो हम दुनिया के उस लिस्ट से हम गायब हो जाएंगे। तो आज अगर ये बात करें कि सिनेमा, देखिए दोनों चीज़ है, सिनेमा अच्छा भी बुरा भी, लेकिन सिनेमा भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। हम सिनेमा के माध्यम से हम दुनिया को पहचानते हैं कि ऐसे लोग होते हैं। हम सिनेमा के माध्यम से जानते हैं कि साउथ के कल्चर क्या है। हम दुनिया के माध्यम से जानते हैं कि रेगिस्तान कैसा होता है कि नहीं। तो हम बोलना चाहते हैं, हम आज के आने वाले जो युवा पीढ़ी उनके लिए एक मैसेज होगा, संदेश होगा कि मैं जितना भी पोस्ट करता हूँ, अपनी चीज़ों से प्यार करें, अपनी भाषा से प्यार करें, अपनी वाद्य यंत्र से प्यार करें। और हर युवा पीढ़ी को आज 3 चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। पहला, इंग्लिश इसलिए सीखना है कि यूनिवर्सल लैंग्वेज है और पूरे विश्व में कहीं भी जाके हम सर्वाइव कर सकते हैं। हिंदी इसलिए सीखना जरूरी है कि वो राष्ट्रीय भाषा है, और एक हम अपने राष्ट्रीय होने के नाते हम अपनी भाषा को जरूर एक्सेप्ट करें और इज्जत से लें। और तीसरा भाषा है अपनी मातृभाषा, चाहे मुंडारी हो, भोजपुरी, खोटा, कुछ भी हो सकता है, असमीज कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जरूर सीखें, क्योंकि ये भाषा जो है हमारा वजूद है, हमारे पहचान है, हमारे विरासत में जो मिली है, उसको हमको अपनाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ जो आज हमारा लोकगीत है, अगर मदर रहेगा तो बहुत कुछ हो सकता है। जी जी। अगर जड़ रहेगा तो बहुत कुछ हो सकता है, अगर फोक है तो फ्यूजन भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बोलना चाहते हैं कि मॉडर्न बने, लेकिन मॉडर्न ऐसा नहीं बने कि हम अपने वजूद को ही खो दें। मॉडर्न हम भी बने, आज जो हमारे स्टाइल है वो मॉडर्न ही है, लेकिन मॉडर्न बनने के ये हम संदेश ना दें कि अपने अस्तित्व को ही नष्ट कर दें और हम मॉडर्न बन जाएं, तो फिर तो हमारा इतिहास ही खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा यही संदेश है कि आज की युवा पीढ़ी, जो आपके घर में दादा दादी, माँ, पिताजी होंगे, तो उनका जो गुण है ना, अपने अंदर आप ले लें, क्योंकि उससे बड़ा और आपके पास कोई धन नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो मेरा ये संदेश है। बहुत अच्छा आपने संदेश दिया दर्शकों को। जी, मतलब कुल मिला के देखा जाए कि आप फिल्म के माध्यम से आप एक आंदोलन चला रहे हैं। हाँ। जिस आंदोलन को कहा जा सकता है संस्कृति या सभ्यता को बचाना है और अपने आप के, अपने वजूद को, इस अपने एक पहचान जो अस्तित्व है उसे मिटाना नहीं है। चलिए, शुक्रिया सुरेंद्र जी, आपने मुझे सभी को समय दिया, हमारे दर्शकों को आपने समय दिया, मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जोहार। जोहार। ट्रेनिंग सेंटर एंड 58 गुरखा ट्रेनिंग सेंटर। गौरव वर्ष की उत्पत्ति की एक विषयगत झलक प्रस्तुत करते हुए भारत का समृद्ध सांस्कृतिक वैभव कर्तव्य पथ पर